नमस्कार, स्वागत है सभी का आइडियल इंस्टीट्यूट कानपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि बच्चों हम रिसेंटली अपने एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, जिससे हम जान पाएँ कि एसएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें किस तरह की तैयारी करनी है। तो बढ़ते हैं आज के इस सीरीज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है और जैसा कि ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड ऑन है फिल इन द ब्लैंक पर बेस्ड है। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक पर बेस्ड है, तो इसको हम शुरू करते हैं। तो इसमें जो लिखा हुआ है, इफ यू आर कॉट यूजिंग अ कैलकुलेटर इन द एग्जाम देन इट विल बी डैश। अब हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, टेकन, कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केट, अंडर पोजीशन। ठीक है, एक्चुअली इसमें ये रिपीट हो गया है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये रिपीट हो गया है, दोबारा टाइप हो गया है। अब देखो यहां पर जो हमसे बात कही गई है कि यदि आप एग्जाम के दौरान कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं तो क्या होगा, देन इट विल बी। अब ऑब्वियस सी बात है, उस कैलकुलेटर को एग्जामिनेशन के अथॉरिटी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। अब जब्त करने का जो मीनिंग होता है वो हमारे पास दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक हमारा लिखा है कॉन्फिस्केट, एक लिखा है कॉन्फिस्केटेड। अब हमें जानना है कि इन दोनों में से कौन सा हमारा आंसर होगा। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हो, बी वर्ब यदि लिखी है, जैसा कि यहां पर बी वर्ब लिखी है, तो बी वर्ब के साथ हम मेन वर्ब के दो ही फॉर्म लिख सकते हैं, या तो बी के साथ थर्ड फॉर्म या तो बी के साथ आईएनजी फॉर्म। ये कैसे पता चलेगा कि कब हम बी के साथ थर्ड फॉर्म लिखें और कब बी के साथ आईएनजी फॉर्म लिखें। तो बी के साथ बच्चों थर्ड फॉर्म तब लिखा जाता है जब सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में हो, और बी के साथ आईएनजी फॉर्म तब लिखी जाती है जब सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में हो। अब देखना है कि यहां पर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो सबसे पहली बात, बी वर्ब के साथ कभी वर्ब की बेस फॉर्म तो आती ही नहीं है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी नंबर। और यहां पर पैसिव वॉइस मीनिंग इसलिए हमें यूज करना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारा इट है, इट हमारा प्रोनाउन है, कैलकुलेटर के लिए यूज करा गया है, और जो कैलकुलेटर है वो कॉन्फिस्केट वर्ब के लिए डूअर नहीं बल्कि नॉन डूअर है। और जैसा कि आप बच्चों सब जानते होंगे कि जब हमारा सब्जेक्ट वर्ब के एक्शन का नॉन डूअर होता है तो वहां पर हमें पैसिव वॉइस लिखना पड़ता है, यानी बी के साथ थर्ड फॉर्म। तो बच्चों बी वर्ब पहले से ऑलरेडी दी गई थी और हमने थर्ड फॉर्म अपनी तरफ से ऐड कर दिया। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये हमारे प्रीवियस ईयर एसएससी में कभी पूछा जा चुका है। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो जब हम बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी बच्चों हमारा बेस्ड ऑन है फिल इन द ब्लैंक पर बेस्ड है। तो चलिए इस फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं पूरे डिटेल के साथ। इसमें क्या लिखा हुआ है, द स्टूडेंट हैज मेड अ डैश टू द पुलिस अबाउट अ फॉल्स वीडियो ऑफ हर दैट इज बीइंग सर्कुलेटेड बाय सम मिसक्रींट्स। मिसक्रींट्स का बच्चों मीनिंग होता है उपद्रवी। अपना मीनिंग जानते जाएं, जो भी वैसे डिफिकल्ट होगी उसको बता दिया जाएगा, जो उस मीनिंग को। अब इसमें देखना है कि यहां पर जो हमारा फिल इन द ब्लैंक में है, इन चार में से कौन सा वाला आंसर हमारा सही होगा। जैसा कि हमें हिंट मिल रही है कि यहां पर आर्टिकल आ लिखा है जो कि हमारा एक डिटरमिनर है। डिटरमिनर के बाद हमेशा क्या लिखा जाता है बच्चों, नाउन लिखा जाता है। तो इतनी बात तो पता चल गई कि डिटरमिनर के बाद यदि नाउन लिखेंगे तो हमें फिल इन द ब्लैंक वाले ब्रैकेट में कोई नाउन लिखना है। अब इन चार ऑप्शन में देखा जाए कौन कौन सा हमारा नाउन है। तो पहला जो कंप्लेंट है ये बच्चों हमारा नाउन होता है। दूसरा हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, तो ये तो हो नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन हमारा वर्ब का बेस फॉर्म है, ये भी नहीं हो सकता। चौथा हमारा लिखा है कंप्लेनेंट, ये भी हमारा नाउन है। दो ऑप्शन हमारे पास एलिमिनेट हो गए, अब दो ही ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। उनमें से देखना है कौन सा ऐसा मीनिंग है जो यहां पर यूज किया जाना है। कंप्लेंट का बच्चों मीनिंग होता है शिकायत, और कंप्लेनेंट का मतलब होता है शिकायत करता, शिकायत करने वाला। अब देखना है बच्चों यहां पे क्या लिखा है,
द स्टूडेंट हैज मेड अ डैश टू द पुलिस, छात्र ने पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज कराई है। तो कहने का मतलब हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो गया गलत, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो इसमें जो भी बच्चों आपको नया लगा हो तो उसको आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं और आज का 3 क्वेश्चन हमारा सामने आ चुका है। अब इस 3 क्वेश्चन की तरफ बच्चों देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फिर से हमारा ये क्वेश्चन है, ये बेस्ड ऑन है फिल इन द ब्लैंक का। अब यहां पर हमारे पास दिया गया है ही डैश हिज पोर्ट्रेट इन द मेन हॉल। पोर्ट्रेट का बच्चों मीनिंग तस्वीर होता है कि उसने अपनी पोर्ट्रेट को मेन हॉल में क्या किया है। ये 4 हमारे ऑप्शन है। ठीक है, अब बच्चों एक हमारी ऐसी वर्ब होती है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती है, उसको हम पूरी डिटेल के साथ यहां लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सकें। हैंग वर्ब बच्चों एक होती है जिसका मतलब होता है फांसी देना। इसके तीनों फॉर्म होते हैं, हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड। ठीक है, फिर एक बच्चों दूसरी हमारी वर्ब है, फिर से हमारा हैंग है। इसका मतलब है किसी चीज को टांग देना या लटका देना। इसके तीनों मीनिंग क्या होते हैं, तीनों फॉर्म क्या होते हैं, हैंग, हंग, हंग। ठीक है, इन दोनों मीनिंग को आपको ध्यान से याद रखना है। अब सबसे पहले देखना है कि कोई व्यक्ति अपनी तस्वीर को क्या करेगा, हॉल पे टांगेगा या उसकी फांसी लगाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ फांसी वाला मीनिंग नहीं है। जब फांसी वाला मीनिंग नहीं है तो आप लोग देख रहे हो हैंग्ड, हैंग्ड, ये 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास बचा बी और सी ऑप्शन। इन 2 में देखना है कौन सा वाला सही होगा। तो ये जो हमारा हैंग लिखा है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। यदि बच्चों यहां पर हम सी ऑप्शन यानी वर्ब का बेस फॉर्म लिखें तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट माना जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी सब्जेक्ट हमारा 3rd पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस ई एस लगाना पड़ता है। तो ये हैंग तो हमारा ग्रामेटिकली गलत होगा यहाँ पुट करने पर, तो सी भी गलत हो गया। आंसर हमारा बच्चों क्या बना, हंग बना। और यहां पर जो हंग लिखा जाएगा ये वर्ब का कौन सा फॉर्म माना जाएगा, ये सेकेंड फॉर्म माना जाएगा। यानी सेंटेंस हमारा लिखा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि ही हंग हिज पोर्ट्रेट इन द मेन हॉल, उसने मेन हॉल पर अपनी तस्वीर को टांग दिया, लटका दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, इन दोनों वर्ब को यदि आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, ना पता हो तो इनको जरूर नोट कर लेंगे। और बढ़ते हैं आज के सवाल नंबर नेक्स्ट पर। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि हमारी स्क्रीन पे आ चुका है और हमें अब इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। यह भी हमारा बेस्ड ऑन है फिल इन द ब्लैंक पर। ड्यूरिंग द कर्फ्यू द आर्मी वॉज डैश एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। कर्फ्यू के दौरान आर्मी को स्ट्रेटेजिक लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन का मतलब बच्चों जो सेंसिटिव एरिया है जहां पर कोई दंगा फसाद होने की संभावना रहती है, ये मतलब है। तो अब आर्मी को क्या किया गया, अब एक बात बच्चों समझें, ये वॉज हमारी बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म के साथ जो मेन वर्ब आती है वो या तो आईएनजी फॉर्म में या 3rd फॉर्म में। हमारे पास ऑप्शन में सारे ही 3rd फॉर्म लिखे हुए हैं। इसका मतलब है हमें यहां पर 3rd फॉर्म लिखना है जो कि सेंटेंस का कैसा मीनिंग कन्वे करेगा, पैसिव मीनिंग कन्वे करेगा, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसके बारे में बताया था। अब चलो देखते हैं। आर्मी वॉज एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय का बच्चों मतलब होता है रोजगार देना, तो ये तो इलॉजिकल है। दूसरा वर्ब है सप्लाई, आर्मी को सप्लाई किया गया, यह भी बच्चों मीनिंग नहीं होगा। चौथा है डिस्पर्स, डिस्पर्स का बच्चों मीनिंग होता है स्प्रेड, फैला देना, आर्मी को फैला दिया गया, यह भी बच्चों आंसर नहीं होगा। तीसरा हमारा मीनिंग है डिप्लॉय, डिप्लॉय का बच्चों मीनिंग होता है तैनात करना। अब आप ही सब लोग बच्चे अपने कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि आर्मी को स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में क्या किया गया, तैनात किया गया, कब, कर्फ्यू के दौरान। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा डिप्लॉयड। एक्चुअली होता क्या है, डिप्लॉय बच्चों हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। डिप्लॉय का मतलब होता है
तैनात करना, और इसी का बच्चों नाउन हमारा बनता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट हमारा नाउन बनेगा जिसका मतलब होता है तैनाती। ठीक है, खैर कुल मिला के आपको याद रखना है, डिप्लॉय का मतलब तैनात करना, एम्प्लॉय का मतलब रोजगार देना, सप्लाई का मतलब पूर्ति करना, और डिस्पर्स का मतलब फैला देना। लिख दिया है बच्चों, स्प्रेड। तो आंसर हमारा क्या होगा? डिप्लॉयड। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर, उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे नहीं आया है, तो चलो भाई स्क्रीन पे लाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जैसा कि हमने एग्जिट तो कर ही दिया था, फिर ये आ क्यों नहीं रहा, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? तो आगे ये क्यों नहीं बढ़ रहा भाई, इसको देखते हैं। यदि हम इसमें जाएं, एग्जिट कर दिया, अब आगे बढ़ेंगे। अरे अगला क्वेश्चन नहीं आ रहा। यहाँ से हमने फिर से देखो एग्जिट किया, चलो खैर आ गया। देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। ठीक है बच्चों, चलो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग बोर्न इन एन डैश फैमिली। ठीक है, किसी फैमिली में पैदा होने के बावजूद भी, अब बच्चों यहां पर एक हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग किया जाता है जब बात हम करते हैं कॉन्ट्रास्ट की, विरोधाभास की। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ही चूज टू फाइट ऑल ऑड्स। ऑल ऑड्स का बच्चों मतलब होता है प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, कठिनाइयां या समस्याएं। जो व्यक्ति है जो एक ऐसे परिवार में होने के बावजूद, अब वो कैसा परिवार है अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। ही चूज टू फाइट, उसने लड़ाई मतलब उसने ही चूज टू फाइट ऑल ऑड्स, उसने सभी समस्याओं का सामना करके, उनसे लड़के, एंड इमर्ज्ड एज अ नोटेबल स्टेट्समैन। वो कैसा साबित हुआ? वो एक बेहतरीन स्टेट्समैन साबित हुआ। अब बच्चों देखना है, एक तरफ यहां पर कॉमा के बाद जो हमारा पार्ट दिया है उसमें पॉजिटिव मीनिंग बताया गया है कि वो व्यक्ति सभी कठिनाइयों, समस्याओं का सामना करके एक बेहतरीन आदमी साबित हुआ। अब इन स्पाइट ऑफ यदि लगा है तो हमें कंट्रास्ट को बनाए रखने के लिए यहां पर हमें नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना पड़ेगा। यदि उस व्यक्ति ने सभी समस्याओं का सामना करके एक अच्छा आदमी बनकर सबके सामने आया तो यहां पर हमें नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना पड़ेगा। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल बच्चों एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है फॉल्टलेस, जिसमें कोई कमी ना हो। तो ये तो बच्चों पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, ये आंसर हमारा नहीं होगा। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बच्चों तुम लोग जानते होंगे, इंटेलिजेंट का होता है जीनियस, ब्रिलियंट, होशियार, ये भी पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। इमैकुलेट का मतलब होता है बच्चों प्योर, पवित्र, ये भी मीनिंग नहीं होगा। आंसर बच्चों हमारा होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या लिखा है? इम्पॉवरिज्ड। इम्पॉवरिज्ड का बच्चों मीनिंग होता है पुअर, पुअर कह सकते हैं, डेस्टिट्यूट कह सकते हैं, इंडिजेंट कह सकते हैं। इन सबका बच्चों मीनिंग होता है गरीब, इन सबका बच्चों मीनिंग गरीब होता है। अब आप ही बताइए, इन चार ऑप्शंस में जो थोड़ा सा नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है वो हमारा क्या है? इम्पॉवरिज्ड है। तो यहां पर जब नेगेटिव मीनिंग वाला एडजेक्टिव लिखेंगे तभी इन स्पाइट ऑफ वाला कंट्रास्ट मेंटेन हो पाएगा। यानी कि एक गरीब परिवार में होने के बावजूद भी उसने जो है सभी डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स का सामना किया, एंड इमर्ज्ड एज अ नोटेबल स्टेट्समैन, और वो एक अच्छा आदमी बन के सामने आया। तो ये कहने का मतलब हमारा आंसर हुआ। इसमें जो भी कुछ बच्चों आपको नया लगे उसको नोट कर लेंगे, जैसे कि हमने चारों ऑप्शन के मीनिंग ऑलरेडी लिख दिए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये पुअर में बच्चों डबल ओ है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एग्जिट किया हमने और आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब बच्चों हमारी थीम बदल रही है। जैसा कि अभी तक हमने क्वेश्चन करे थे फिल इन द ब्लैंक के, और अब हमारा ये क्वेश्चन है, अच्छा 5वें पे फिर से आ गए। 1 मिनट बच्चों, अभी हम नेक्स्ट में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं, क्यों नहीं आ रहा भाई। इसको हमने
आगे बढ़े जरा, फिर से देखते हैं। यहां से हमने एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद अच्छा, हाँ चलो बच्चों, फिलहाल हम लोग सही क्वेश्चन पे पहुंच गए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है आज का। अब यहां से हमारी थीम बदल रही है, और थीम जो बदलने का अब हमारा नया थीम है कॉमन एरर। अभी तक 5 क्वेश्चन हमने करे बेस्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक पर, अब हमारे कॉमन एरर के हैं। इनको ही पूरी डिटेल में उसी तरह समझेंगे जैसे अभी हमने फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन को समझा है। क्या लिखा है? द ब्लू लोटस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स विच ग्रोज इन हर गार्डन। ठीक है, आपने सबने प्रोनाउन में बच्चों पढ़ा होगा कि वन हमारा एक न्यूमरल होता है। वन के साथ जब ऑफ लिखा होता है तो इसके बाद हमें चाहे नाउन लिखना पड़े या प्रोनाउन लिखना पड़े, वो हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है? वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, ये सबने पढ़ा होगा। तो देखें जरा, वन ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन यूज करा गया है, क्या वाकई में वो प्लूरल फॉर्म में है कि नहीं? तो हमने लिखा वन ऑफ के बाद जो हमारा नाउन है फ्लावर, तो बच्चों ये प्लूरल फॉर्म में है, यानी यहां तक कोई गड़बड़ी नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है? व्हिच। व्हिच के बारे में आप जानते हैं, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अभी ऑफलाइन बैच में हमारा रिसेंटली टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन ही चल रहा था, आज ही बच्चों को पढ़ाया गया था। अब व्हिच हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये हमारा थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है, थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर व्हिच जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट क्या है? इसका एंटीसीडेंट बच्चों हमारा दिया गया है फ्लावर्स। अब रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई खुद का नंबर, जेंडर, पर्सन नहीं होता। कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले आए हुए एंटीसीडेंट के नंबर, जेंडर, पर्सन पर डिपेंड करता है। अब यहां व्हिच के पहले एंटीसीडेंट लिखा है फ्लावर्स। फ्लावर्स का बच्चों नंबर कैसा है? प्लूरल है। अब यदि फ्लावर्स का नंबर प्लूरल है तो व्हिच का नंबर भी कैसा माना जाएगा? प्लूरल माना जाएगा। अब व्हिच यदि प्लूरल नंबर का है तो वर्ब भी कैसी लिखी जाएगी? प्लूरल नंबर की वर्ब लिखी जाएगी। प्लूरल नंबर की वर्ब लिखने के लिए आप सभी बच्चे जानते हैं, वर्ब में एस लगा करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सिंगुलर वर्ब बनाया जाता है। जबकि यहां पर हमें वर्ब प्लूरल लिखनी है तो हमें ग्रोज में से एस को हटाना पड़ेगा, और आंसर हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा? हमारा बच्चों आंसर पार्ट हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि सी पार्ट में ही बच्चों दिया गया है हमारी वर्ब ग्रोज। तो ग्रोज को रिप्लेस करके हमें लिखना पड़ेगा ग्रो। ग्रो जो कि हमारी प्लूरल वर्ब होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आसान था बच्चों ये क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट में जब बढ़ेंगे तो आते हैं नेक्स्ट पर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ चुके हैं, और ये भी हमारा कॉमन एरर पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। वी आर व्हाट आवर थॉट्स हैव मेड अस, सो टुक केयर अबाउट व्हाट यू थिंक। यहां पर जो बात दी गई है उसमें बताया गया है वी आर व्हाट आवर थॉट्स हैव मेड अस। हम लोग जो भी हैं वो हमें हमारी सोच बनाती है, ऐसा इसमें कहा गया है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसकी सोच के हिसाब से होता है। अब ये बच्चों जो बात बताई गई है ये हमारा एक फैक्ट है, ये फैक्ट है। जो भी हमारा फैक्ट हो, परमानेंट एक्शन हो, फ्रीक्वेंट एक्शन हो, रेगुलर एक्शन हो, इनको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ता है। तो जैसा कि यहां पर तो चलो बच्चों ठीक है, वी आर व्हाट आवर थॉट हैव मेड अस, लेकिन आगे तुम देखोगे यहां पर बच्चों टुक, ये टुक यहां पर गड़बड़ है। टुक बच्चों यहां हमें टुक की जगह वर्ब का बेस फॉर्म लिखना पड़ेगा, क्योंकि सो कंजंक्शन के बाद हम यहां पर क्या लिखेंगे? टेक केयर अबाउट व्हाट यू थिंक। हमें उस चीज की परवाह करनी है जो भी हम सोचते हैं। तो कुल मिला के यहां पर हमें वर्ब का बेस फॉर्म लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना पड़ेगा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? टेक केयर अबाउट व्हाट यू थिंक। तो कुल मिला के बस एक ही यहां पर ये टुक की जगह टेक वर्ब का बेस फॉर्म यूज करेंगे। और हमारा किस पार्ट में एरर होगा? तो इतना ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट भी था, यानी आंसर हमारा हो जाएगा सी पार्ट, क्योंकि सी पार्ट में ही टुक हमारा दिया गया है। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा जो आ चुका है सामने, और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। व्हाट हैपन एट योर कॉलेज टुडे। ठीक है, अब ये सेंटेंस
दिया गया है। इस सेंटेंस में जो हमारी हैपन है ये वर्ब है और व्हाट हमारा इसमें काम कर रहा है एज अ सब्जेक्ट। तो यूजुअली देखा जाता है जब व्हाट हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लिखी जाती है। यहां पर ये हैपन वर्ब की सिंगुलर नहीं प्लूरल फॉर्म है। अब यदि यहां हम हैपन की जगह हैपन्स लिख दें तो ये सेंटेंस फिर भी गलत होगा, क्योंकि यहां पर जो बात बताई गई है कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, कोई रेगुलर एक्शन नहीं है, कोई परमानेंट एक्शन नहीं है, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना गलत है। अब ये सेंटेंस क्या होगा, व्हाट हैपन एट योर कॉलेज टुडे, मतलब हम इसको या तो पास्ट इंडेफिनिट में लिखें या फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखें। हमें इसको इस तरह सही करना पड़ेगा कि तुम्हारे कॉलेज में आज क्या होगा, तो हम यहां पर हैपन की जगह विल हैपन लिख देंगे। या फिर इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि आज तुम्हारे कॉलेज में क्या हुआ, तो यहां पर हम हैपन की जगह हैपेंड भी लिख सकते हैं। तो जो मर्जी हो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। चाहे तो आप यहां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वर्ब लिख लें विल हैपन, या तो सीधे क्या करें हम यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिख दें हैपेंड, तो भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के गलती किस पार्ट में हो गई, ए पार्ट में हो गई। ये क्वेश्चन हमारा किस पर बेस्ड था, टेंस पर। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। फिर से हमारा कॉमन एरर का क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, सी इज वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, और ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है और तब भी काफी बच्चे इसको गलत कर देते हैं। ये बच्चे जो सिंस हमारा लिखा हुआ है, सिंस हमारा प्रीपोजिशन होता है, सिंस हमारा प्रीपोजिशन है, और ये जो मॉर्निंग है ये हमारा लिखा है पॉइंट ऑफ टाइम। जैसा सभी बच्चे जानते होंगे कि सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम लिखा जाता है, फॉर के साथ ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा जाता है। फिजिकल वर्ड में हम टाइम को दो तरह से ही मेजर कर सकते हैं, या तो पॉइंट ऑफ टाइम के माध्यम से या तो ड्यूरेशन के माध्यम से। अब देखो, जब भी बच्चों सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम लिखा होता है तो हम दो ही टेंस लिख सकते हैं, या तो परफेक्ट लिख सकते हैं या तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिख सकते हैं। या तो परफेक्ट टेंस लिखेंगे या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखेंगे। तो अब बच्चों हम देखते हैं यहां पर जो सेंटेंस हमारा यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है, वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करा गया है। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि अभी हमने बताया कि सिंस के साथ जब पॉइंट ऑफ टाइम लिखा जाता है तो या तो परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें या परफेक्ट कंटिन्यूअस का। यहां पर हमारा लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिल्कुल प्रयोग नहीं करा जा सकता जब भी हम सिंस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जब पॉइंट ऑफ टाइम लिखा होता है। तो हमें यहां पर इसको यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल सकते हैं। तो हमें इसकी जगह लिखना पड़ेगा हैज बीन, यानी सी हैज बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से मॉर्निंग में वॉक कर रही है। ये एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी ये एक्शन इनकम्प्लीट है। इसने कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया है और अभी कुछ पार्ट और भी आगे तक जाएगा। जब भी हमें पार्शियल कंप्लीशन और पार्शियल इनकम्प्लीशन लिखना हो तो वहां पर हमें परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना पड़ता है सिंस प्रीपोजिशन के साथ। तो कुल मिला के आंसर क्या हो जाएगा, इज वॉकिंग की जगह हैज बीन वॉकिंग लिखना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है बच्चों 10th नंबर क्वेश्चन हमारा आ चुका है और यह भी हमारा बेस्ड ऑन है कॉमन एरर पर। क्या लिखा हुआ है, आई हैव बीन ट्राइंग टू कैच यू एज यू लेफ्ट कॉलेज। यहां बताया गया है कि मैं तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा हूं। कब से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, जब से तुमने कॉलेज छोड़ा। कोई दोस्त है अपने किसी दूसरे दोस्त से मिलने का प्रयास कर रहा है, कब से, जब से वो दोनों कॉलेज में अलग हुए, या उसके दोस्त ने जब से कॉलेज छोड़ दिया तब से वो दोस्त अपने दूसरे दोस्त से मिलने के प्रयास कर रहा है। अब सुनो ध्यान से बच्चों, ये जो यू लेफ्ट कॉलेज, ये जो हमारा इवेंट लिखा है ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ये पॉइंट ऑफ टाइम है। अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में बच्चों आपको बताया गया था कि जब भी पॉइंट ऑफ टाइम लिखा जाता है तो वहां पर हमें प्रीपोजिशन प्रयोग करना पड़ता है सिंस, और यदि ड्यूरेशन टाइम ऑफ लिखा होता तो हमें प्रीपोजिशन प्रयोग करना पड़ता फॉर। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हमारा किसी व्यक्ति का कॉलेज छोड़ना एक पर्टिकुलर डेट पे कोई व्यक्ति अपने कॉलेज को छोड़ा होगा,
तो वो हमारा क्या बना, पॉइंट ऑफ टाइम बना। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। तो एच को रिप्लेस करेंगे सिंस से। गलती किस पार्ट में हो जाएगी, गलती हो जाएगी हमारी बी पार्ट में। आसान क्वेश्चन था। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बच्चों यहां से थीम बदल रही है। जैसा कि हम लोग 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें पहले 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक पर बेस्ड थे और उसके बाद के 5 क्वेश्चन कॉमन एरर पर बेस्ड थे। अब हमारी थीम है सिनोनिम्स, यानी कि अब हम वोकैबुलरी पर बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो जैसा कि पहला यहां पर हमारा वर्ड लिखा है फेलिसिटी। फेलिसिटी हमारा बच्चों नाउन है। फेलिसिटी हमारा नाउन है। एक मिनट देखें भाई क्यों नहीं चल रहा। हाँ, फेलिसिटी हमारा नाउन है। इसका बच्चों मतलब होता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब खुशी। अब हमें इसका मीनिंग बताना है, कौन सा इन 4 ऑप्शंस में यही मीनिंग कन्वे करता है, फेलिसिटी यानी हैप्पीनेस वाला। तो जैसा कि मिजरी का मतलब होता है बच्चों कष्ट या दुख। ट्रिबल मीन होता है परेशानी। उसके बाद ग्रीफ का मतलब भी बच्चों क्या होता है, दुख। आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। ब्लिस का भी वही मतलब है जो फेलिसिटी का मतलब है, जो हैप्पीनेस का मतलब है, यानी कि खुशी। आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, फिर से दूसरा क्वेश्चन है और ये हमारा क्या है, ये फिर से सिनोनिम पूछा गया है। इसमें लिखा है कॉन्सेंसियस। अब एक बच्चों बात याद रखें, जिन भी शब्द के लास्ट में हमारा OUS एज अ प्रीफिक्स, एज अ सफिक्स दिया गया हो, ऐसे शब्द जिनमें OUS सफिक्स दिया हो, वो ज्यादातर शब्द हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है। अब ये जो हमारा वर्ड दिया गया है, इसका बच्चों मीनिंग होता है ड्यूटीफुल और ऑनेस्ट। ड्यूटी